खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, लेकिन 4 सीटों पर उम्मीदवार अभी तक तय नहीं किए हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और सूत्रों के मुताबिक 10 में से जिन 6 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने नाम तय किए, उनमें सीसामऊ विधानसभा सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी उम्मीदवार होंगी। मंझवा सीट से रमेश कुमार बिंद के बेटे ज्योति बिंद, कुंदरकी से पूर्व विधायक हाजी रिजवान, कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा, करहल सीट से तेज प्रताप यादव और मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद उम्मीदवार होंगे। हालांकि मीरापुर और फूलपुर सीट पर उम्मीदवारों का नाम तय होना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव इन 2 सीटों पर भी जल्द ही नाम फाइनल कर लेंगे। वहीं खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को दे सकती है। और ये जो एनकाउंटर का जो बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पटना में अपनी नई पार्टी लॉन्च की है। और बिहार में 2 साल की लंबी पदयात्रा के बाद जन सुराज संगठन को राजनीतिक पार्टी में तब्दील कर दिया गया। पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में जन सुराज पार्टी के गठन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जन सुराज से जुड़े राज्य भर से लोग पटना पहुंचे, जहां प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान किया। बिहार के युवाओं की वहीं प्रशांत किशोर के नई पार्टी के ऐलान से बिहार की सियासत तेज हो गई। जेडीयू और बीजेपी ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। चुनाव के मौके पर बहुत दुकान खुलते हैं। प्रशांत किशोर ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए यात्राएं की। बिहार में अभी बाढ़ जैसी आपदा है, प्रशांत किशोर ने अभी बाढ़ पीड़ितों की सुध ली क्या? दरअसल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की लॉन्चिंग काफी अहम मानी जा रही है। आरजेडी के खेमे में भी इससे खलबली है। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद ने एक बार फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को भी निशाने पर लिया। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जवाद ने वक्फ संशोधन बिल को चुनावी स्टंट बताया और बिल को लेकर मंत्रियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस पे जीपीसी जो है वो बिल्कुल ही एक ड्रामा है, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब पहले ही कह चुके हैं कि हम इस बिल को पास करवा लेंगे। कल्बे जवाद बीजेपी नेता निशिकांत दुबे पर भी जमकर बरसे। कल्बे जवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशिकांत दुबे की एक तस्वीर दिखाते हुए उन्हें सबसे बड़ा मूर्ख करार दिया। मैं इसको मूर्ख कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मूर्ख ये कह रहा है कि सब ISI के एजेंट हैं, तो 25 करोड़ ISI के एजेंट हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। इस दौरान उन्होंने हिंदू मंदिरों पर कब्जे के आरोपों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमारा कब्जा हिंदू मंदिरों पर नहीं है, बल्कि सैकड़ों मंदिर हमारी जमीनों पर बने हुए हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इंसाफ की आस बाकी है, जिसे लेकर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले कोलकाता में एक बार फिर डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग उठी। कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मताला तक विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर शामिल हुए। कई डॉक्टर इसमें दुर्गा रूप में थे और इस प्रदर्शन में ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टरों में काफी गुस्सा दिखा। शंखनाद करते हुए ये डॉक्टर आगे बढ़ते गए और महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग बुलंद की। सरकार के ऊपर भी एक दबाव बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जिस जस्टिस की डिमांड किया जा रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा की बात किया जा रहा है। साथ ही इस बार दुर्गा पूजा के मौके पर इसे पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने मुद्दा बनाया और ममता सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल के नादिया में अब लोग 112 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा कमेटी ने इस बार दुर्गा पूजा कराने से साफ इनकार कर दिया, जिसके लिए कमेटी के लोगों ने दुर्गा प्रतिमा को लेकर जारी विवाद और कोर्ट में लंबित मामलों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के कल यानी कि 3 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही पूजा कमेटी के लोगों ने अब पूजा ही नहीं कराने का फैसला किया। कोर्ट चक्कर करते करते हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट तो फ्री में नहीं होता ना, कोर्ट में बहुत पैसा लगता है। अभी ये टोटल पैसा गांव का लोगों का है, जो इन्वेस्ट अभी तक हुआ है अभी तक 60 लाख आसपास।
नादिया जिले के धान तल्ला थाने के कमालपुर अभियान संघ इस साल अपनी 55वीं दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाला था। इसके लिए तैयारियां भी काफी जोर शोर से चल रही थी। कमेटी के लोगों ने बताया कि अब तक मूर्ति बनाने और कोर्ट के चक्कर लगाने में करीब 60 लाख रुपए खर्च हो गए। अब उनके पास पैसे नहीं है कि आगे की लड़ाई वो लड़ सके, लिहाजा उन्होंने कोर्ट से केस वापस लेने के लिए भी आवेदन कर दिया। लेकिन दुर्गा पूजा नहीं होने से इलाके के लोग काफी मायूस नजर आए। मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाने की जैसे होड़ मची हुई है। कल काशी और आज लखनऊ के कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी गई। साईं बाबा की मूर्ति हटाने का अभियान वाराणसी से लखनऊ पहुंच चुका है। यहां भी हिंदू संगठन के सदस्यों ने मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति हटा दी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ओल्ड हाईकोर्ट के बाद बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पुजारी से बात की। पुजारी ने साईं की मूर्ति हटाने पर सहमति जताई और इसी नवरात्रि में मूर्ति हटाने की बात कही। साईं के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का ये अभियान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि साईं को मंदिरों से बाहर करने का अभियान देशव्यापी चलाया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु से तिरंगे के अपमान का एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो तब का है जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया राष्ट्रपिता महात्मा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां स्टेज पर चढ़ने के लिए सीएम सिद्धरमैया अपने जूते निकालने लगे, तभी वहां मौजूद एक शख्स वहीं बैठकर उनके जूते उतारने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उस शख्स के हाथ में तिरंगा भी था। तिरंगा लिए ही वो मुख्यमंत्री के जूते उतारने लगा। इस दौरान मुख्यमंत्री और उनके आसपास खड़े दूसरे नेता और कार्यकर्ता ये सब देखते रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं टोका। तभी मुख्यमंत्री के पीछे खड़े एक शख्स की नजर तिरंगे पर पड़ी, जिसके बाद वो आगे आया और उस लड़के के हाथों से तिरंगा ले लिया ताकि तिरंगे का अपमान न हो सके। जूते उतारने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बाकी नेताओं के साथ गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग में भगदड़ के दौरान हुई मौतों के मामले में अब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन इसमें साकार हरि और सूरजपाल का नाम ही नहीं है। करीब 91 दिनों की विवेचना के बाद पुलिस की तरफ से 3200 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि चार्जशीट में भोले बाबा का जिक्र नहीं है। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराव में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 10 अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस सत्संग में 80,000 लोगों के आने की परमिशन ली गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग इसमें शामिल होने पहुंचे थे। आयोजन की सारी व्यवस्था नारायण साकार हरि के सेवादारों ने ही संभाल रखी थी। सत्संग के बाद जब बाबा भोले वहां से जाने लगे तो सैकड़ों भक्त उनके चरणों की धूल लेने के लिए भागने लगे। इसी बीच भगदड़ मच गई थी। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नाम को लेकर चल रही राजनीति के बीच दिल्ली में भी विवाद खड़ा होता नजर आया। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बीजेपी नेता रवि नेगी का गुस्सा उन दुकानदारों पर फूटा जो मुस्लिम होकर हिंदू नाम से कारोबार कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जिसका वीडियो भी सामने आया। बीजेपी नेता रवि नेगी तोमर डेयरी के नाम से दुकान चला रहे एक शख्स के पास पहुंचे और उसका नाम पूछा और नाम जानते ही उसे तुरंत बोर्ड पर तोमर नाम हटाकर असली नाम लिखने की बात कही और ऐसा नहीं करने पर दुकान बंद करने की चेतावनी भी दी। मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम तो रखा हुआ है। नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना। रवि नेगी इसी तरह एक और दुकान में पहुंचे जहां मुस्लिम समुदाय का एक शख्स रावल डेयरी के नाम से अपनी दुकान चला रहा था। मोहम्मद आयान, तो रावल के नाम से दुकान की बोर्ड लगी हुई। रावल के नाम दुकान की बोर्ड लगी है। भैया इसको बंद करो, नाम चेंज करो, मोहम्मद आयान खान लिखो यहाँ पे। रवि नेगी के कहने पर कई दुकानदारों ने बोर्ड पर लिखे नाम भी बदल दिए। क्योंकि इस दुकान का नाम न्यू हरियाणा पनीर भंडार था और इसलिए यहाँ पर रवि नेगी पहुँचे थे और जो यहाँ इसके मालिक हैं रिजवान को ये बोला गया कि आप अपने नाम दुकान के आगे इस तरह का जो बोर्ड है वो लगाएं ताकि लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन ना रहे कि आप जिस जगह से सामान खरीद रहे हैं वो दुकानदार कौन है। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे ट्रैक पर लगातार साजिशें हो रही हैं। नया मामला झारखंड के साहिबगंज और उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां बरहेट में एमजीआर लाइन को विस्फोटक से उड़ा दिया।
सुबह कोयले से भरी ट्रेन लालमटिया से फरक्का जा रही थी, लेकिन वक्त रहते सूचना मिलने से बड़ी घटना टल गई। धमाके से रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। साथ ही विस्फोट से रेलवे ट्रैक पर 3 फुट गहरा गड्ढा बन गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस और एफएसएल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही थी कि इसमें किस तरह के विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे और ये कहां से आए थे, क्योंकि इस ट्रैक से कई ट्रेनें गुजरने वाली थीं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर के पास अंबियापुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला। दिल्ली हावड़ा के अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी गुजर रही थी और उसी के सामने ये सिलेंडर रखा था। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी और पुलिस को सूचना दी। इससे पहले कानपुर में पुष्पक एक्सप्रेस के सामने भी अग्निशमन सिलेंडर मिला था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां दबंगों ने एक कार सवार युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। पीड़ित के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद चल रहा था और युवक का आरोप है कि बुकिंग से वापस लौटते समय उसके कार को पंचर कर दिया गया, जिसके बाद आरोपियों ने कार को घेर लिया और पेट्रोल डाल करके कार में आग लगाकर भाग गए। इस दौरान वहां चीख पुकार मच गई। पीड़ित ने किसी तरह से गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई और घर वालों को फोन करके जानकारी दी। चारों तरफ से शीशे से तोड़ देंगे, तो तोड़ने के बाद जब हम बाहर निकलने की कोशिश की तो उसमें आग ही लगा दिए थे। जब तक घर वाले पहुंचते वो बुरी तरह से झुलस गया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और चलिए अब हम आपको राजस्थान के पोखरण में बारूदी धमाके का एक वीडियो दिखाते हैं। सेना ने जब बारूद का विस्फोट किया तो पूरा इलाका धमाके से दहल गया। ये वीडियो देखिए। तेज धमाके के बाद धुएं का गुबार उठ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई शक्तिशाली बम का धमाका है। दरअसल जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने यूजलेस गोला बारूद को नष्ट कर दिया। इस दौरान फायरिंग रेंज में बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर गोला बारूद उसमें रखा गया और फिर वायर के माध्यम से धमाका कर दिया गया। इस दौरान फायरिंग रेंज में तेज धमाका हुआ जो कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। भारतीय सेना की कोणार्क कोर डिवीजन के अधिकारियों और जवानों ने इस कार्य को अंजाम दिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पैरोल पर जेल से रिहा हो गया है। रोहतक की सुनारिया जेल से रिहाई के बाद राम रहीम सीधे बागपत के आश्रम पहुंचा और वहीं हरियाणा चुनाव में वोटिंग से तुरंत पहले पैरोल मिलने पर अब सियासत भी गर्म है। रेप केस में सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को इस बार 20 दिन की पैरोल दी गई है। जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से सीधे बागपत के डेरा सच्चा सौदा आश्रम पहुंचा। राम रहीम को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से बाहर लाया गया और वहां से बागपत ले जाया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। ऐसे में राम रहीम की पैरोल पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस वक्त राम रहीम को पैरोल देना उचित नहीं, विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। इन सबके बीच देर रात हरियाणा सरकार ने राम रहीम की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि जेल मैनुअल के नियम के तहत ही पैरोल दी गई है। हालांकि पैरोल में कई शर्तें भी लगाई गई हैं। पैरोल के दौरान राम रहीम हरियाणा में नहीं रहेगा, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा और न ही सोशल मीडिया पर कोई प्रचार करेगा। अगर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो उसकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कोर्ट ने राम रहीम को रेप और एक पत्रकार की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि बदमाश या तो सरेंडर करने के लिए मजबूर है या फिर उन्हें पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में आज भी कई जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जहां एसओजी और चोलापुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। बताया गया कि बदमाश की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश के खिलाफ हत्या समेत 10 से ज्यादा केस दर्ज थे। जो अभियुक्त है उसका नाम संदीप यादव पता चला है। उससे अवैध अस्त्र बरामद हुआ है और कुछ कारतूस बरामद हुए। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेजा गया है। दूसरी घटना दिल्ली के पास नोएडा की है। पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। तीसरी घटना हापुड़ की है, जहां पुलिस की उस वक्त बदमाशों से भिड़ंत हो गई जब 3 बदमाश कार में सवार होकर जा रहे थे। भागने के दौरान उनकी कार दीवार से टकराकर बंद हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायरिंग का जवाब फायरिंग से दिया, जिसमें तीनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार आतंकवादी और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर देश में कई जगह मातमी जुलूस निकाले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे जुलूस पर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया। और अमेठी में देर रात जुलूस निकालने और हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों ने हसन नसरल्लाह के पोस्टर लेकर नारेबाजी की थी, जिसकी सूचना पाकर प्रशासन अलर्ट हो गया और बिना इजाजत जुलूस निकालने पर 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। नारे लगाते हुए जुलूस निकालने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके मुख्य आयोजक को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जुलूस में बड़ी तादाद में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। नसरल्लाह की मौत पर मातम मनाने वालों का रोना धोना जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर नसरल्लाह की मौत के खिलाफ रैली निकाली गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विरोध के नाम पर बच्चों को आगे किया गया। एक आतंकी जिसकी मौत पर मातम मनाया जा रहा है और मातम मनाने वाले अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। ईरान के हमले पर इराक से लेकर गाजा तक जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं भारत में नसरल्लाह की मौत पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। श्रीनगर में लगातार तीसरे दिन भी शिया समुदाय की महिला और बच्चे सड़कों पर उतरे, नसरल्लाह के पोस्टर लेकर उसे शहीद बताया और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल अटैक ने एक बार फिर विश्व युद्ध को हवा दे दी है। ईरान ने दावा किया कि उसने 180 मिसाइल से इजराइल पर हमला बोला है और पहली बार ईरान ने सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिसकी तस्वीरें बहुत ही खौफनाक थी। ईरान ने इजराइल पर 1-2 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा मिसाइल हमले किए, जिसे ईरान ने हानिया नसरल्लाह की मौत का बदला बताया। और अब इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं। मंगलवार की रात ईरान ने करीब 25 मिनट में इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने कार्रवाई करने की कसम खाई है। इजराइल का कहना है कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद अब आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करेगा। इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है। हमलों के बाद बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि वो इजराइल के साथ हैं, यानी अगर इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो अमेरिका उसका साथ देगा। मतलब दुनिया के सामने एक बड़ी जंग के हालात खड़े हो रहे हैं। इजराइल पर हमले की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कई मिसाइल्स की बारिश तो कहीं हमले के बाद जलकर खाक हो चुकी लाशें। यानी इजराइल को ईरान ने वो दर्द दे दिया है जिसका बदला दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर देगा। ईरान की मिसाइलें जब इजराइल के आसमान में टारगेट की तरफ बढ़ रही थी, तो आसमान का नजारा किसी टूटते तारों की तरह नजर आया। मौत बनकर बरसी ये मिसाइलें जब इजराइल के सैन्य ठिकानों पर फूटी तो हर तरफ आग का मंजर नजर आया। जैसे ही ईरान की सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के आसमान में दिखी, चारों तरफ भगदड़ मच गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग किस तरह सड़क पर भाग रहे हैं। ये लोग नजदीकी शेल्टर को तलाश रहे हैं, जबकि आसमान में अनगिनत मिसाइलें नजर आ रही। ये तस्वीर ईरानी हमले के बाद की है। जिस जगह ईरानी मिसाइल हिट हुई उसके आसपास का मंजर देखा जा सकता है। इजरायली मिलिट्री बेस के पास से किस तरह जिंदा जले लोगों की लाशें निकाली जा रही हैं। ये बताता है कि ईरान ने इस बार इजराइल को बड़ा जख्म दिया है। इजराइल पर हमले की हजारों तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। कहीं नेस्तनाबूद सैन्य ठिकाने, कहीं जलती कारें तो कहीं ध्वस्त इमारतें, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। हमले का ये वीडियो एक इजरायली नागरिक ने कैमरे पर कैद किया, जिसमें आसमान से बरसती मिसाइलों को साफ देखा जा सकता है। हमले की दूसरी तस्वीर तो और भी खतरनाक है, जिसमें मिसाइल ब्लास्ट की डराने वाली आवाज कैद हुई। हमले के वक्त धमाकों का शोर पूरे इजराइल में सुनाई दिया। ये तस्वीर भी उसी की गवाही दे रही है। अब जरा ये देखिए किस तरह ईरान ने अलग अलग ठिकानों को टारगेट कर तबाही मचाई। ये हमले के वक्त के मंजर को बयां करती तस्वीर है, जिसमें मिसाइल को टारगेट हिट करते देखा जा सकता है।
हमले के बाद शहर में जलती गाड़ियां और तबाह हो चुकी इमारतों को देखिए। ये तस्वीर बता रही है कि हमला कितना जोरदार था और इन मिसाइल्स ने किस तरह अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई। जिस भी टारगेट से मिसाइल टकराई उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वैसे तो आयरन डोम इजराइल के रक्षा कवच की तरह काम करता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के आगे ये कवच भी फेल हो गया और जिस मिसाइल ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो है फतह 1। ईरान ने पहली बार किसी हमले में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया। सबसे खास बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल होने के चलते इजराइल का डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है। जिस वीडियो को अब आप देख रहे हैं ये फतह 1 की टेस्टिंग का वीडियो है, जिसमें लॉन्च से लेकर के टारगेट को हिट करने तक का मंजर कैद है। ईरान ने इन्हीं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से जब इजराइल पर हमला किया तो आयरन डोम कुछ मिसाइलों को मार गिराने में सफल रहा, लेकिन दर्जनों मिसाइलें इजराइल में टारगेट हिट करने में कामयाब रही। जब भी खुशी का कोई मौका होता है तो लोग केक काटते हैं, लेकिन जब वही केक आपकी जान के लिए खतरा बन जाए तब आप क्या कहेंगे? बेंगलुरु में हुए एक परीक्षण में 12 तरह के केक में कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने बेकरियों द्वारा तैयार केक में कैंसरकारी तत्वों को लेकर चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु की कई बेकरीज के केक पर किए गए ये परीक्षण ये बता रहे हैं कि इसमें वो तत्व हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। परीक्षण में पता चला कि 12 अलग अलग किस्मों के केक में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मौजूद हैं। विशेष रूप से रेड वेलवेट और ब्लैक फॉरेस्ट केक में ज्यादा खतरा है। केक को आकर्षक बनाने के लिए कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है। केक के सैंपल में अल्लूरा रेड, सनसेट येलो, FCF केमिकल पाए गए हैं। केक के सैंपल में कई तरह के कैंसरकारी रंग भी पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये केमिकल केवल कैंसर के खतरे को ही नहीं बढ़ाते बल्कि दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे ने केक प्रेमियों के लिए चिंता पैदा कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में अनोखा मामला सामने आया है। जिला पंचायत दफ्तर में कुर्सियों का भुगतान न होने पर दुकानदार अपनी कुर्सियां ही उठाकर ले गए, जिसके बाद पंचायत अध्यक्ष यतेंद्र साहू को अपने दफ्तर में बिना कुर्सी के फर्श पर बैठकर कामकाज करना पड़ा। आरोप है कि पिछले 2.5 साल से दुकानदारों को कुर्सियों का भुगतान नहीं किया गया और मंगलवार को दुकानदार आया और सभी कुर्सियों को लेकर चला गया। कुर्सी का पेमेंट के लिए बोला था, बार बार बोलने के बाद भी पेमेंट नहीं किए सीओ, और आज फिर आया था दुकान वाले के साथ बहस हुआ। अध्यक्ष के साथ साथ जनपद सदस्य भी कुर्सी न होने के चलते इधर उधर मंडराते देखे गए। इनका आरोप है कि सीईओ की वजह से कुर्सियों का भुगतान नहीं हो पाया। और चलिए अब हम आपको एक बहादुर महिला की तस्वीरें दिखाते हैं। अमृतसर के एक घर में 3 चोर घुसने वाले थे, लेकिन घर में मौजूद महिला ने अकेले ही ऐसी बहादुरी दिखाई कि तीनों चोरों को उल्टे पांव भागना पड़ा। अब जरा ये वीडियो देखिए। एक तरफ दीवार फांदकर 3 चोर अंदर दाखिल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ घर में मौजूद महिला चीख रही है, लेकिन साथ ही साथ वो हिम्मत भी दिखा रही है। पहले तो महिला अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर दरवाजे को खोलने नहीं देती है और फिर किसी तरह बगल में पड़ा सोफा खींच करके दरवाजे से सटा देती है। इसके बाद महिला फोन कॉल कर मदद बुलाती है। जब चोरों को लगा कि वो घर में दाखिल नहीं हो पाएंगे और पकड़े जाएंगे तो वो वहां से दुम दबाकर भाग गए। ये घटना वेरका इलाके की है। मनदीप कौर के घर पर दिन दहाड़े 3 शातिर लुटेरे घुसे, लेकिन लुटेरों के सामने मनदीप कौर दीवार बन करके खड़ी हो गई। मनदीप ने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। घर में लगी सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। वीडियो वायरल होने के बाद लोग महिला की हिम्मत और सूझबूझ की तारीफ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। छतरपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खूबसूरत बच्चे की चाह में एक महिला अपने पति को छोड़कर देवर के साथ रफू चक्कर हो गई। महिला का कहना है कि वो खूबसूरत बच्चा चाहती है और पति खूबसूरत नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि देवर के साथ भागने के बाद महिला ने अपने पति को इस बात की जानकारी भी दी। अब पति और परिवार के लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस से गुहार भी पत्नी को वापस लाने की नहीं बल्कि उससे पीछा छुड़ाने की है। पीड़ित पति का कहना है कि उसे सुंदर बच्चे चाहिए थे, इसीलिए वो अपने देवर के साथ चली गई और अब वो झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है।
हमसे बच्चा ही चाह रही है। अब छोटे भाई का बच्चा चाहे उसी के साथ है वो। पीड़ित पति के मुताबिक छोटा भाई देखने में सुंदर है, इसीलिए पत्नी उसके साथ भाग गई और अब मैसेज करके जान देने की धमकी दे रही है। इसीलिए एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई। नहीं, इसमें गुमशुदगी कायम की गई है और जांच की जा रही है। जांच में जैसे तथ्य आएंगे उस पर आगे होगा। पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया और उसकी पत्नी की तलाश की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार के कटिहार में एक महिला चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। डिलीवरी के बाद मां और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये चमत्कार हुआ कुर्सेला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। मजदिया गांव की महिला ने अस्पताल में 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। जैसे ही बात लोगों को पता चली, अस्पताल परिसर में भीड़ जमा होने लगी। हर कोई नवजात बच्चों को देखना चाहता था। पूरे दिन ये मामला चर्चा का विषय बना रहा। डॉक्टर चंदन कुमार के मुताबिक मजदिया गांव की अख्तरी खातून को देर रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। सुबह महिला ने 2 बेटियों को और एक बेटे को जन्म दिया। एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने की घटनाएं दुर्लभ हैं। ऐसी घटनाएं हजारों में एक होती हैं। फिलहाल तीनों बच्चे और मां पूरी तरह स्वस्थ हैं। जी न्यूज़।